So yesterday we were discussing about the multivariate। तो अब जहाँ पे हम अभी तक हमने यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट देखे, तो यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट में वन डायमेंशन और टू डायमेंशंस यूज होती हैं, राइट। अगर अब हमें दो से ज़्यादा डायमेंशंस यूज करनी है तो हम उनको कैसे यूज करेंगे? तो जनरली जितना जो ऑन पेपर जो चीज़ें हम देखते हैं वो ज़्यादातर टू डायमेंशनल ही होती हैं, उसमें थर्ड डायमेंशन नहीं होती है। थर्ड डायमेंशन, हाँ, अगर आप अगर जैसे कोई क्यूब देखते हैं तो वो दैट दैट क्यूब इज कॉल्ड थर्ड डायमेंशन। जहाँ पे एक मतलब एक्स और वाई एक्सेस के अलावा आपको तीसरा जेड एक्सेस भी मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरह की अगर थर्ड डायमेंशन को आपको अपने डेटा में ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो पहले हम यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स इंपोर्ट द डेटा फर्स्ट। तो यहाँ पे ये हमारा इस जगह पे डेटा है, यहाँ से इंपोर्ट होके आएगा और फिर हमने लेट दिस इंपोर्ट। सो ये डेटा हमारा इंपोर्ट हो गया है और यहाँ पे जो डेटा फ्रेम में हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है और इसकी हमने एक कॉपी क्रिएट की हुई है। तो जैसे ये डेटा फ्रेम की कॉपी हम दूसरे डेटा फ्रेम में फुटबॉलर्स नाम का डेटा सेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें इसमें जो कॉलम्स हैं वो हमारे, अगर आप यहाँ पे सपोज जस्ट हम डीएफ का अभी यहाँ पे हम बीच में इंसर्ट कर लेते हैं और डीएफ को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे डीएफ डॉट हेड और सिर्फ 5 रो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटा सेट में नेम है। तो जब भी आप किसी डेटा सेट पे काम करना शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन डेटा। डायरेक्टली किसी भी डेटा का शेप देखना या उस पे डायरेक्टली ऑपरेशन स्टार्ट कर देना, इट इज़ नेवर रिकमेंडेड, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को जानते नहीं हो तो उसके ऊपर आप ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं करा सकते, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू विजिट द डेटा फर्स्ट। तो जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो सामने हमें कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, नेम, एज, फोटो, नेशनैलिटी, फ्लैग, ओवरऑल, पोटेंशियल। इसके अलावा टोटल 74 कॉलम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन 74 कॉलम्स में क्या क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लोगों के बाद काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो हम यहाँ पे rather than doing this हम यहाँ पे करते हैं df.info। ओके, सो df.info से हमें यहाँ पे ये इसका सारा स्ट्रक्चर पता लग गया। यहाँ पे टोटल हमारे पास 74 कॉलम्स हैं। इन 74 कॉलम्स में से आप देख रहे हो कि हमारे पास ज़्यादातर यहाँ पे 26 फ्लोट कॉलम्स हैं और 43 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स पे उनके स्कोर हैं। तो अगर शुरू के 4-5 कॉलम अगर आप देखोगे तो ये यही यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, यहाँ पे ये वैल्यू है, इसका वेज क्या क्या है, यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी क्या क्या है, एक्सिलरेशन का रेट इसका क्या है, एग्रेशन का रेट क्या है, एजिलिटी है, बैलेंस है, बॉल कंट्रोल कितना है, कॉम्पोजर इसका कितना ठीक रहता है, क्रॉसिंग में कितना एक्सपर्ट है, कर्व्स में इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, ड्रिबलिंग में, फिनिशिंग। तो इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि एक जनरल, अगर कोई प्लेयर फुटबॉल की टीम में होता है तो उसके उसको इवैल्यूएशन के लिए यहाँ से इस बेस पे इवैल्यूएट किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। अब इसमें बेसिकली किया क्या हुआ, यही चीज़ हमने फुटबॉलर्स में कॉपी की है और फुटबॉलर्स में जो डिफरेंट यूनिट डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू है, एक है वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये है हमारा कॉलम जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू का मतलब है कि कोई भी प्लेयर, अब अभी यहाँ पे देखोगे कि एक ओवरऑल स्कोर है और दूसरा वैल्यू है, और तीसरा वेज है। तो वैल्यू मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरऑल
परफॉर्मेंस फॉर दिस प्लेयर इन द टीम, दैट्स व्हाट इज वैल्यू। ठीक है। अब उसको वेज कितना मिलता है, वेज वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और इसका ओवरऑल स्कोर कितना है, पोटेंशियल कितना है, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अब वैल्यू में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर हम जस्ट डीएफ को हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, डीएफ को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू में दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे वैल्यू मीन्स इसको रेडी करने में या कितना हमें यहाँ पे पैसा लग रहा है, वो यहाँ पे है तो कितना मिल 95.5 मिलियन है, 105 मिलियन है, 123 मिलियन है, 97 मिलियन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन आ रही हैं। ठीक है। और अब इसके अलावा इसमें क्या क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई जैसे जो यूनिट है, अगर अगर यूनिट तो उसकी ज़ीरो है तो उसको हमने ज़ीरो से रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है। एंड अगर वैल्यू इसकी 1 to -1 है तो यहाँ पे उसको हमने इन A to Z वैल्यू से हमने यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू फ्लोट टाइप है तो उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है दूसरे टाइप में। और यहाँ पे भी हमने जनरली में जो उसकी जो जो वैल्यू के बेस पे अगर अलग अलग वैल्यू, जैसे कोई वैल्यू जी यहाँ पे वैल्यू एम है, यहाँ पे वैल्यू प्रेफर्ड पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे सेट की हुई है। ठीक है। तो ये जनरल सा डेटा प्रिपरेशन किया हुआ है जिससे हम आगे की प्रोसेसिंग को आसान कर पाएँ। इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें यूज़फुल नहीं है, देन यू यू कैन अवॉइड देम। तो अब यहाँ पे अलग-अलग तरीके से हमने डेटा को देखा हुआ है। अब हम यहाँ पे मल्टीवेरिएट प्लॉट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पोजीशन के बेस पे फुटबॉल में हम यहाँ पे डालते हैं। तो पोजीशन जैसे क्रिकेट में आपकी पोजीशन होती है, वैसे फुटबॉल में भी अगर आप में से कोई फुटबॉल में इंटरेस्टेड है तो ये सारी चीज़ें आसानी से समझ पाएगा कि यहाँ पे जो पोजीशंस होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइकर है, गोलकीपर है, सेंटर मिड है, देन राइट मिड है, लेफ्ट मिड है, सेंटर फॉरवर्ड है, लेफ्ट विंगर है, राइट विंगर है। तो ये सारी पोजीशंस हैं। तो पोजीशन के बेस पे सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू काउंट फाइंड आउट करते हैं। और फुटबॉलर्स में पोजीशन के बेस पे वैल्यू काउंट फाइंड आउट करी। फुटबॉलर हमारा डेटा सेट का नाम है, पोजीशन वेरिएबल का नाम है, और वैल्यू काउंट तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे पोजीशन को हम यूज़ करते हैं, हम वैल्यू और ओवरऑल को हम कंपेयर करते हैं। अगर हमें सिंपली वैल्यू और ओवरऑल को कंपेयर करना होगा, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? सिंपली इसके ऊपर हम यहाँ पे एक ऐड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली import cborn as SNS। ओके। एंड यहाँ पे हमने दिया SNS डॉट lm प्लॉट, और इसमें हमने यहाँ पे दिया x इज इक्वल टू वैल्यू, एंड यहाँ पे हम देंगे y इज इक्वल टू ओवरऑल। तो यहाँ पे ओवरऑल। ठीक है। ये हम सिर्फ वैल्यू और ओवरऑल को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज को हम कंपेयर करें, और तो और कुछ हमने यहाँ पे अभी नहीं दिया है। ठीक है। और इसके अलावा हमें एक चीज़ देनी होगी, दैट इज डेटा। तो डेटा क्या है हमारा? डेटा इज इक्वल टू फुट बॉलर्स। ठीक है। हमने सिर्फ इतना दिया है अभी। ठीक है। उसको हम यहाँ पे रन कराते हैं, और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इतनी वैल्यूज दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बड़ा डेटा है 74,000 के आसपास का, तो थोड़ा सा ये सॉरी, फोर बॉलर दिया है, फुट बॉलर। फुट बॉलर। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सारे डेटा को वैल्यू और उसके बीच में हमने यहाँ पे डाला है।
तो जो हमें यहाँ पे एक जनरल ग्राफ मिला है वो ये है कि एक ये वैल्यू के बेस पे अगर हम देखें तो इनिशियल में जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ऊपर जा रही है और वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हुई, लेकिन एक टाइम पे जाने के बाद ये वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रही है, ये एक स्टेडी रेट में इंक्रीज हो रही है। आइडियली जो इसका इनिशियल ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो अगर यहाँ पे देखें तो शुरू में थोड़ा सा ऊपर गया है और वही ट्रेंड यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो आइडियल ट्रेंड है वो इस तरह से ये लाइन में दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल ट्रेंड हमें यहाँ पे पॉइंट्स वाइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यू और ओवरऑल के बीच में जस्ट हमने यहाँ पे कंपैरिजन प्लॉट बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम यहाँ पे देख देख सकते हैं कि बहुत हमें यहाँ पे ये टू डायमेंशन ग्राफ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें थर्ड डायमेंशन ऐड करनी है, तो थर्ड डायमेंशन ऐड करने में हमने यहाँ पे दिया यू दे दिया, यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दे दिया पोजीशन। ओके, पोजीशन की स्पेलिंग, ठीक है, पोजीशन ये हम यहाँ पे सिंपल सिंपल यू देते हैं पोजीशन के बेस पे हमने यहाँ पे डाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कि अलग अलग पोजीशन के बेस पे यहाँ पे अलग अलग कलर आ गए हैं यहाँ पे ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ऑरेंज हमें दिखाई दे रहा है, ये स्ट्राइकर का दिखाई दे रहा है, ऐसे ये अगर हम यहाँ पे सेंटर बैकवर्ड का देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे लेफ्ट बैकवर्ड का ब्लू हो गया, कैम का ब्लू हो गया, देन लेफ्ट विंगर बैक साइड उसका यहाँ पे पिंक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर कलर का एक अलग अलग यहाँ पे कल एक पैटर्न है। जैसे यहाँ पे हमें अगर हमने वो पिछली बार देखा तो एक उसका कॉमन पैटर्न जा रहा था, सबका एक उसने कॉमन पैटर्न दिखाया था, लेकिन अभी यहाँ पे हमने हर कलर का एक अलग अलग पैटर्न नजर आ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल हम यहाँ पे इस तरह दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें हमें कंडीशन डालनी है। अभी यहाँ पे अभी तो यहाँ पे सारे ह्यू दिखा रहे थे, और लगभग इसमें इस टेबल में हमारे पास लगभग 74,000 रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका जो शेप हम अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो सॉरी 17,981 रिकॉर्ड्स हैं। तो सबके लिए यहाँ पे ये मतलब 17,000 प्लेयर्स के लिए ये डेटा है, तो यहाँ पे सारे 17,000 के लिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन व्हाट इफ कि हमें सबके लिए नहीं देखना है, हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही देखना है। ठीक है, तो अब उसमें हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन जैसे हम पैंडाज में लगाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, तो पैंडाज में हम कंडीशन कैसे लगाते हैं, हम एलओसी के बेस पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगाया डॉट एल ओ सी, डॉट एल ओ सी, इसमें हमने लगाया यहाँ पे हम इंडेक्स की कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डाला फुटबॉलर्स, जैसे हम नॉर्मल कंडीशन लगाते हैं वैसे हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट पोजीशन, और फुटबॉलर डॉट डॉट पोजीशन इन। और अब यहाँ पे आप अगर आप जिस भी पोजीशन को डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डॉट इज इन डाल देते हैं। ठीक है, तो इज इन एक फंक्शन होता है जो कि बेहतर काम करता है। तो हम यहाँ पे हम इज इन में डाल देंगे। अब सपोज हमें अगर एक ही चाहिए तो हम यहाँ पे एक पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, सपोज हमें केवल स्ट्राइकर चाहिए तो हमने यहाँ पे स्ट्राइकर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्ट्राइकर दे दिया। अब हमने यहाँ पे दिया क्या है, फुटबॉलर्स, ये हमने यहाँ पे दिया। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, हाँ यहाँ पे इज इन में हम हमें मल्टीपल चीज़ें होती तभी हम इज इन यूज करते हैं, कि सिंगल होती है तो हम यहाँ पे इज इन को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल डाल देते हैं। तो इज इन एंड गोलकीपर जी के हम डाल देते हैं, स्ट्राइकर एंड गोलकीपर।
टॉप फाइव ये पोजीशन है, डॉट इज इन में। ये बंद किया, ये बंद किया। ये एंड प्रॉपर नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने गोलकीपर ले लिया है और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे एरर आ रही है। ओके, एक क्लोजर और लगेगा। हाँ, यहाँ पे एक क्लोजर और लगेगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे स्ट्राइकर एंड गोलकीपर हमें यहाँ पे दो के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहीं आप और चीज़ें ऐड करते जाओगे तो और भी चीज़ों के लिए यहाँ पे दिखाई देगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है। एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे दो पैरामीटर्स पे ये अब यहाँ पे हमें डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे डालना अपने ग्राफ को बना सकते हो। ठीक है, आपको तीसरा पैरामीटर ऐड करना है या चौथा पैरामीटर ऐड करना है, वो भी आप यहाँ पे ऐड करके और उसकी कंपैरिजन यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे, हाँ, अब हम यहाँ पे दो से ज़्यादा आपको करने हो तो आप दो से ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका ये जो लाइन दिख रही है जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। ठीक है, आप रिग्रेशन लाइन नहीं दिखाना चाहते हो तो रिग्रेशन लाइन नहीं दिखाने के लिए यहाँ पे फिट अंडरस्कोर रेग ये पैरामीटर होता है। इसको आप बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, आप इसको यहाँ पे फॉल्स कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे फॉल्स कर दोगे तो यहाँ पे जो आपकी लाइन है वो ये नहीं दिखाई देगी, सिर्फ आपका ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, अब लाइन नहीं होने पे आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ थोड़ा बेटर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे एक जनरल ट्रेंड की वजह से वो लाइंस को ऊपर कर रहा था और ग्राफ को नीचे कर रहा था। अभी यहाँ पे लाइन नहीं है तो हमें यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से ग्राफ डाल सकते हो। ठीक है, अब इसी में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मार्कर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मार्कर चेंज करना चाहते हो, हर उसको अलग तरीके से दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्कर दिखा दिए। जैसे यहाँ पे तीन है तो हमने यहाँ पे तीन मार्कर्स अलग अलग दिखा दिए, तो ओ एक्स और स्टार में हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे जो स्ट्राइकर हैं वो ओ में दिखाई देंगे, मीन्स गोल मार्कर दिखाई देगा। जो राइट फिंगर है वो क्रॉस में दिखाई देंगे, लेफ्ट फिंगर यहाँ पे हमें स्टार में दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल मार्कर्स भी अपने अपने हिसाब से डिजाइन करके लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें इसमें दूसरा टाइप आता है बॉक्स प्लॉट। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट में क्या होता है कि बॉक्स प्लॉट में जब भी हमें किसी भी डेटा में देखना होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिग्रेशन वैल्यूज तो नहीं है, या लेट्स सी उसमें लेट्स से उसमें बहुत ज़्यादा डेविएटेड डेटा तो नहीं है ना, उसके लिए हम यहाँ पे बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट इज टू डिमॉन्स्ट्रेट वेदर वी हैव द क्वालिटी ऑफ डेटा और नॉट क्वालिटी ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हम बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट में आपका ग्राफ इस तरीके से है। एक बार पहले बॉक्स प्लॉट क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे और उसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम सपोज इसको सिर्फ हम 83 से 85 के बीच में ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं अभी। ठीक है, तो
यहाँ पे जो प्लॉट किया हुआ है वो वो यहाँ पे ओवरऑल और वैल्यू के बीच में किया हुआ है, और यहाँ पे जो यू है वो पोजीशन पे। तो जो हमने पहले किया था वही हमने यहाँ पे भी कर रहे हैं। सिर्फ हम यहाँ पे जो पॉइंट उसकी जो जो ओवरऑल स्कोर है, ओवरऑल स्कोर के बेस पे हम उस वैल्यू के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये एक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है। ये बॉक्स क्या करता है, इस बॉक्स में आप देख रहे हो कहीं ये जो मिडिल लाइन जो दिख रही है वो कहीं पे नीचे दिख रही है, कहीं पे बीच में दिख रही है, कहीं पे एकदम ऊपर दिख रही है, कहीं पे एकदम नीचे दिख रही है। तो ये बॉक्स प्लॉट क्या कर रहा है, अम, यहाँ पे, और मैं एक बार इसको आपके पास कलर्स ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको हटा के साइड में कर देता हूँ। इसको साइड में कर दिया, और दो के लिए ही देखते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्ट्राइकर और गोलकीपर दो का डेटा दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो इस ग्राफ में हमें क्या क्या नजर आ रहा है, एक यहाँ पे मिडिल लाइन है, सब में एक मिडिल लाइन है। ये मिडिल लाइन देख के हमें क्या पता लगता है, मिडिल लाइन इज द एवरेज ऑफ दिस डेटा। ठीक है। ये जो मिडिल लाइन है ये यहाँ पे एवरेज है। ठीक है। देन जो ऊपर वाली लाइन है ये 25% 25 परसेंटाइल वाला एरिया है, और नीचे वाली जो लाइन है, सॉरी, ऊपर वाली लाइन 75 परसेंटाइल एरिया है और नीचे वाली लाइन 25 परसेंटाइल ऑफ एरिया है। ठीक है। जो सबसे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, और जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। सर इसको दोबारा रिपीट करना एक बार लाइन। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। सर रिपीट कर दो, ये रिपीट। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। तो लेट मी ओपन पेंट ब्रश। मैं इसको डिजाइन करके और फिर से आपको बताता हूँ। तो ओके। तो यहाँ पे ये आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया है। ठीक है। ये ये इस तरह से हमारे पास एक एरिया है। ठीक है। अब मान लो ये हमारे पास ये बीच में है। ठीक है। ये ऊपर की तरफ ये लाइन है, ये, और नीचे की तरफ ये लाइन। ये ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम यहाँ पे ये ये डेटा सपोज हमारा स्टार्ट हो रहा है सपोज 5 से, और 50 के बीच का डेटा है। 5 हमारी मिनिमम वैल्यू है, 50 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये वैल्यू होगी ये 5 पे होगी, ये वैल्यू होगी ये हमारी 50 पे होगी। ठीक है। अब इसके बीच में जो 5 और 50 के बीच में जितने नंबर हैं उनका जो एवरेज होगा, जो मीन होगा, ये है ये वैल्यू। ठीक है। मीन वैल्यू वो यहाँ पे होगी। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे जो परसेंटाइल होते हैं उसमें 3 परसेंटाइल होते हैं, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, और 75th परसेंटाइल। ठीक है। तो 50th परसेंटाइल हमारा हमेशा मीन पे होता है, एवरेज वैल्यू पे होता है। ठीक है। और 25 परसेंटाइल जो है वो हमारा इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा 75 परसेंटाइल है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है सबको। यस सर, यस। ठीक है। अब इसके बाद में अब मान लो कि हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ लेते हैं। ठीक है। एक दूसरा ग्राफ हमारा इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। इसमें ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे मीन है। ठीक है।
ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये हमारा मीन है। ठीक है, तो इन दोनों को देख के आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि इस मीन में और इस मीन में क्या डिफरेंस है? अगर ये मीन बीच में आ रहा है, ये मीन नीचे आ रहा है, या तीसरा अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से है कि ये हमारे पास मीन यहाँ पे आ गया है इसका। ठीक है, और ये ऊपर की वैल्यू है, ये नीचे की वैल्यू है। ठीक है, अब ये हमारे पास मीन है। तो तीन कंडीशन है अभी आपके पास। इन तीनों को देख के आप डेटा में क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो? डेटा में क्या डिफरेंस होगा? सर नंबर ऑफ प्लेयर्स का। नंबर ऑफ प्लेयर्स तो उतनी ही मीन सर जो भी रहेंगे। जैसे जो भी जैसे 5 to 50 जैसे वैल्यू जो भी है, हम्म। मीन सब इनके जो मीन्स जो भी इसके नंबर्स जो होंगे उस पर डिपेंड रहेगा ना मीन फिर। हाँ, तो मेन जो जो भी हमारे नंबर होते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। अब सपोज हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं कि हमारे पास 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर लेट्स सपोज 15 है, 18 है यहाँ पे, इसके बाद फिर 23 है, फिर 27 है। ठीक है, और फिर लेट्स सपोज 32 है, और फिर लेट्स सपोज 35 भी है यहाँ पे, एंड 39 भी है, एंड 44 है, देन 48 है, देन 50 है। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से नंबर हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इन सब का मीन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो मीन क्या होगा? लेट्स कैलकुलेट। सो 5 8 13 11 24 15 39 39 एंड 18 57 एंड 23 80 80 एंड 27 107 32 10 139 139 and 35 174 174 and 39 213 213 and 44 257 257 and 48 it is 305 305 and 53 so total is now 355 355 and we'll divide it by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 by 13 will divide, so just calculate कितना होगा? It will be around 25. So 355 calculated myself divided by, so it is 27. Okay, so this mean is 27. So 27 है, देखो तो यहाँ कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है 27। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है? Now next is let's suppose we have data like we have 5, we have 11, we have 14, and then we have data like there is 24 is there, then 32, 35, and 37, 39, 40, and 44, 45, and 48 and 50। ओके, अब इस तरह से हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो ये हम 2 3 4 5 6 7 10 11 नंबर। ठीक है, अब इनका अगर हम टोटल करेंगे तो कितना? 5 11 16 14 24 54 50 42 86 86 एंड 35 131 100 121 137 158 158 and
39, 196, 196 and 80, 70 to 81, to 81 and 5, to 86. It is 286, 326 and 48, 374 and 50. It is 400 and mm, 14. 414 divided by 13 again. So 414 divided by, sorry, 414 divided by 13 again. So here you can see this average is 31. Okay, so now this average has moved from middle to upside. So this is on upper side. In the same way, अगर हमारे पास छोटे नंबर होते हैं तो ये एवरेज हमारा नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जितना वैल्यूज के बेस पे हमारा जो एवरेज है वो ऊपर नीचे मूव हो रहा है। So this is what we call as the shifting of average. तो जैसे अगर हमारे डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज एक साइड में ज्यादा हैं तो उसी साइड में हमारा जो एवरेज है वो मूव हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? यस सर। ओके, तो इस तरह से आप अपने जो आपका ग्राफ होता है उसमें भी चीजें यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास लाइन ऊपर जा रही है, कहीं पे हमारे पास लाइन नीचे आ रही है। तो ऊपर और नीचे जाने का मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा में बायस्ड वैल्यूज है, तभी ये हमारे पास ऊपर ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है। यस। ठीक है, अब ये बायस वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे डेटा पे इफेक्ट तो डालती हैं। तो ये सिंपली अगर हम बॉक्स प्लॉट से देखते हैं तो बॉक्स प्लॉट में हमें स्पेसिफिकली ये चीज देखने के लिए ही हम बॉक्स प्लॉट को यूज करते हैं कि हमारे डेटा में कितनी बायस वैल्यूज हैं, कितनी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे नीचे वाली लाइन, यहाँ पे नीचे वाली लाइन काफी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन आ ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे वाली लाइन काफी दूर है, तभी एकदम से नीचे की तरफ एवरेज शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो अपर साइड की वैल्यूज हैं वो कम है, लोअर साइड की वैल्यूज काफी ज्यादा है। जो आपका यहाँ पे ये जो ऑरेंज वाला दिखाई दे रहा है, इस ऑरेंज वाले में ये ऊपर की साइड में वैल्यू ज्यादा है, मैक्सिमम वैल्यूज ज्यादा है। हालांकि इसकी रेंज बहुत कम है, रेंज हमारी 5 से 25 के ही बीच में है इसकी रेंज, लेकिन इसमें एवरेज से ज्यादा वैल्यूज काफी हैं। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली हमने हम पहले यहाँ पे पोजीशंस कौन सी पोजीशंस पे लेना है और कौन सी वैल्यू पे लेना है, तो यहाँ पे हमने उनको यहाँ पे लिया है। और उसके बाद फिर ओवरऑल नंबर्स पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम ओवरऑल नंबर्स पे हम दिल ले लेते हैं। हम यहाँ पे अगर हमने सपोज को 88 तक ले लिया तो यहाँ पे हमें ओवरऑल नंबर्स पे इस तरह से हमें डेटा दिखाई दे गया। आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हो, तो लेफ्ट फिंगर राइट फिंगर वगैरह, राइट फिंगर वगैरह ले सकते हो और यहाँ पे उसको मैनेज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक हमने यहाँ पे एलएम प्लॉट देखा है और दूसरा हमने यहाँ पे देखा है बॉक्स प्लॉट। सो ये डेटा हमें एक है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा है हमारा डेटा की क्वालिटी को मेन चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा एक तीसरा आता है हीट मैप। हीट मैप बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें पूरी टेबल में आपस में वैल्यूज में कोरिलेशन देखना होता है, तो हम यहाँ पे हीट मैप को यूज करते हैं। तो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन इज कोरिलेशन इज वैल्यू विच वेरीज बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। और कोरिलेशन रिप्रेजेंट क्या करता है? अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव में कोरिलेटेड है, मतलब क्या है कि जैसे एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की भी वैल्यू बढ़ेगी, राइट? दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। जब एक वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी की वैल्यू कम होगी, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। और जब एक की वैल्यू बढ़ने पे दूसरी वैल्यू पे कोई असर नहीं हो रहा तो वो उसमें हम नो कोरिलेशन बोलते हैं। तो जब वैल्यू हमारी जीरो के आसपास होती है
तो हम बोलते हैं कि अगर एग्जैक्ट जीरो है तो हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। अगर जीरो के आसपास है मतलब 0. लेट्स से 0.01 और 0.1 और 0.2, तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें लेस कोरिलेशन है। अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिव में है तो नेगेटिवली कोरिलेटेड। जैसे जैसे वैल्यू 1 के पास पहुंचती है, अगर +1 की तरफ है तो सपोज 70% 80% के आसपास वैल्यू है, तो वो वहां पे हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जैसे ही एक वैल्यू बढ़ रही है वैसे ही दूसरी वैल्यू भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। दैट्स व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। देन निगेटिवली कोरिलेशन, अगर -1 के आसपास वैल्यू है तो हम बोलेंगे कि ये हाईली निगेटिवली कोरिलेटेड है। निगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू कम हो रही है। दैट्स व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। तो यहाँ पे हम ये हमने 5 पैरामीटर लिए हैं इन्हीं प्लेयर्स के: एक्सिलरेशन, एग्रीगेशन, एजिलिटी, बैलेंस एंड बॉल कंट्रोल। ठीक है। अब इनके बीच में हम यहाँ पे कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम ये एक जनरल कैलकुलेशन है। जनरल कैलकुलेशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इन पांचों को लिया है और पांचों को हमने यहाँ पे आपस में मैप किया हुआ है, और मैप करके हमने यहाँ पे इनका कोरिलेशन फाइंड आउट किया है, और लास्ट में हमने यहाँ पे डॉट कॉर कर दिया है। तो डॉट कॉर से ये हमें कोरिलेशन वैल्यू दे देगा। ठीक है। हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यूज हैं ये हमें आ गई। तो अब यहाँ पे अगर आप डायगोनल में देखोगे सब में 1 आ रहा है। 1 का मतलब 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम एक्सिलरेशन को एक्सिलरेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एग्रेशन को एग्रेशन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, एजिलिटी को एजिलिटी के साथ में, वेरिएबल को अपने साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो 1 ही आएगा। ठीक है। तो हमें ये डायगोनल वाला नहीं देखना है इसमें, और यहाँ पे अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है। तो दोनों में से कोई आप देख सकते हो। जैसे अभी हमने ऊपर एक देखा था, वैसे ही आप हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो अभी बेसिकली हम यहाँ पे अगर लोअर ट्रायंगल देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि ये वैल्यू 79 आ रही है, 29%, 70%, 67%, 70%, 76%। तो ये जहाँ पे भी ये 70%, 79% आ रहा है, हम कह सकते हैं देयर इज अ गुड कोरिलेशन बिटवीन एजिलिटी एंड एक्सिलरेशन। देयर इज गुड correlation between balance and acceleration, good correlation in ball control and acceleration. Then यहाँ पे आप वैल्यू देख लो, जस्ट 0.18 है, बहुत कम वैल्यू है। सो वी कैन नॉट से दैट बैलेंस एंड एग्रेशन आर कोरिलेटेड। बैलेंस का एग्रेशन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, एजिलिटी का एग्रेशन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बॉल कंट्रोल का एजिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर बैलेंस का एजिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। ओके। एजिलिटी और एग्रेशन, बैलेंस और एग्रेशन का कोई कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा है। एजिलिटी और एग्रेशन का कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है। जी सर। ठीक है। और यही चीज जब हम यहाँ पे हीट मैप के फॉर्म में डालेंगे, तो हीट मैप के फॉर्म में ऊपर का फॉर्मूला जस्ट वही है। हमने यहाँ पे इसको यूज करके एस एन एस डॉट हीट मैप में हमने यहाँ पे एफ कर दिया है, एनोटेशन इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो पहले हम एनोटेशन यहाँ पे हम ट्रू करके ही देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे सब में यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे हमें नंबर दिखाई दे रहे थे उसी के बेस पे यहाँ पे भी हमें यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एनोटेशन को फॉल्स कर देते हैं तो ये जो नंबर्स हैं बीच में ये हमें दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उसका स्कोर क्या है वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, जस्ट यहाँ पे कलर दिखा देगा। तो आप कलर्स के बेस पे आप जज कर सकते हो। अगर डार्कर कलर है तो अगर डार्कर कलर है तो कम कोरिलेशन है, अगर लाइट कलर है तो ज्यादा कोरिलेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे आप हम इसको ट्रू कर देते हैं तो फिर से आप यहाँ पे आपको ये नंबर्स दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है। इस तरह से आप ये सारी चीजें यहाँ पे मैनेज करके लेके आ सकते हो। ठीक है। हीट मैप क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। कुछ कह रहे हो योगेश? ना सर, मैं जस्ट साइड की ठीक है सर, ये यही बोला।
ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे पैरेलल कोऑर्डिनेट्स। तो पैरेलल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि हम यहाँ पे पैरेलल कोऑर्डिनेट्स के लिए हम यहाँ पे पैंडास प्लॉटिंग का पैकेज है, उसमें पैरेलल कोऑर्डिनेट्स को हमें इंपोर्ट करना है, ये सीबन का पार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस टुगेदर की, स्ट्राइकर, गोलकीपर एंड जो हमारे सेंटर फॉरवर्ड हैं, इनकी हम परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं आपस में, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, एग्रेशन एंड एजिलिटी। ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने पैरेलल कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे हम डालते हैं। ठीक है। तो अभी इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे acceleration is mostly higher, aggression is value is lower and agility value is comparatively high। तो हमारे एक्सेलरेशन और जो एजिलिटी है वो लगभग एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे जो हमने डेटा सेट लिया है, ये हम एफ यहाँ पे डेटा सेट बना रहे हैं, और यहाँ पे 12 से 15, तो 12 से 15 यहाँ पे ये कॉलम नंबर है। तो 12 से 15 कॉलम नंबर में एक्सेलरेशन, एग्रेशन एंड एजिलिटी आ रही है। अगर हम यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये यहाँ पे कॉलम नंबर है। तो यहाँ पे आप 12 से 15, तो 15 में बैलेंस आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जो जो भी रेंज देते हैं उससे एक कम ही रहता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, एग्रेशन एंड एजिलिटी, ये तीन है। अगर आप और भी यहाँ पे मैनेज करना चाहो तो आप यहाँ पे रेंज बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे सपोज अगर हम 20 तक या 21 तक लेके आते हैं सपोज। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम इसको 21 तक लेके आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 12 से और 20 तक सारी वैल्यूज होंगी अब। ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज में आ गई, तो थोड़ा सा यहाँ पे पौच पौच हो गई है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा कम ही रखते हैं। यहाँ पे हम लेट्स से 17 तक हमने कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सेलरेशन, एग्रेशन, एजिलिटी, बैलेंस एंड बॉल कंट्रोल के आपस में कंपैरिजन यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटर फॉरवर्ड की केवल एक ही लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे चूंकि सेंटर फॉरवर्ड हमारे पास ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लाइन दिखाई दे रही है। बाकी सब स्ट्राइकर एंड गोल, स्ट्राइकर एंड गोलकीपर हमारे पास काफ़ी काफ़ी सारे हैं, जिसका यहाँ पे कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जनरल ट्रेंड में देखोगे तो आप देखोगे कि गोलकीपर में एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, एग्रेशन गोलकीपर में कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, जो कि एक जनरल टेंडेंसी है कि गोलकीपर को हमेशा एग्रेशन में काम नहीं लेना होता है, बहुत बैलेंस से काम लेना होता है। ठीक है। एजिलिटी इसके अंदर ज्यादा है, बैलेंस भी हाई है, बॉल कंट्रोल कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि बॉल को इसको बहुत कम फेस करना होता है, तो कंपैरेटिवली बॉल यहाँ पे बॉल कंट्रोल में कम है। ठीक है। यही अगर आप स्ट्राइकर में देखोगे तो स्ट्राइकर में एक्सेलरेशन कम है, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, राइट, बिकॉज इसको आगे बढ़ के खेलना है। ठीक है। देन इसकी एजिलिटी कंपैरेटिवली एग्रेशन से तो कम है काफी, एंड बैलेंस इसका वेरिएबल है। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि बैलेंस हाई हाई होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो ये अलग अलग प्लेयर का है, और वो उसके ट्रेड दिखाई दे रहा है। बॉल कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो जितने भी स्ट्राइकर है आप देखोगे बॉल कंट्रोल सबका ज्यादा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो बेसिकली डेटा के बेस पे जो हमें ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं वो वही हम यहाँ पे डाल रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हालांकि एक जनरल ट्रेंड भी यही होता है, और हमने यहाँ पे इसको टॉप 50 के लिए ही लिया है। अभी सारे डेटा के ऊपर नहीं लिया है, केवल टॉप 50 वैल्यूज के लिए ही लिया है। ठीक है। इसी इसी तरह से एक आता है स्वैम प्लॉट आता है। तो स्वैम प्लॉट क्या होता है? स्वैम प्लॉट भी हमारा अलग अलग एरिया में जो डेंसिटी है उसको चेक करने के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्वैम प्लॉट है। इस स्वैम प्लॉट में यहाँ पे ये, हाँ, यहाँ पे डेटा चेंज है, डेटा इज टाइटैनिक डेटा। ठीक है। तो टाइटैनिक डेटा, टाइटैनिक का डेटा अपने आप में मतलब काफी फेमस डेटा है इसमें ट्रेनिंग के पर्पज से।
सो यहाँ पे इसमें बेसिकली हम चेक कर रहे हैं, सर्वाइव की वैल्यूज को चेक कर रहे हैं। तो टाइटैनिक का डेटा आप जानते हो, तो वो वहाँ पे पैसेंजर आईडी है, पैसेंजर क्लास है, सर्वाइव की वैल्यू 0 और 1 है, नेम है, सेक्स है, एज है, सिबलिंग है, पेरेंट चाइल्ड कितने हैं, यहाँ पे टिकट है, फेयर है, केबिन है, एम्बार्क्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सर्वाइव्ड के बारे में हम यहाँ पे जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे सर्वाइव हुए थे। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या किया हुआ है, सर्वाइव्ड और फेयर को कंपेयर किया हुआ है, यू पैसेंजर क्लास पे है। ठीक है, और यहाँ पे स्वाम प्लॉट हमने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जस्ट देख लेते हैं, इसको हम आगे भी दूसरी चीज़ों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन थिंग इज कि यहाँ पे फेयर और सर्वाइव्ड ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है सर, तो अ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे फेयर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फेयर बढ़ता है वैसे वैसे इसके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर आप हाईएस्ट फेयर में देखोगे, जिसने $500 से ज़्यादा पे किया था, उसके सर्वाइवल के चांसेस यहाँ पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, और अगर हम लोअर के केस में देखते हैं तो मोस्टली आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लोअर में हमें सर्वाइवल के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। अब इसके बाद है यहाँ पे पैसेंजर क्लास है। ठीक है, पैसेंजर क्लास तो हमने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अभी हमने क्या डाला था, पैसेंजर क्लास। तो पैसेंजर क्लास में अगर आप 3 वाला देखोगे, तो ऑरेंज वाला देखोगे, तो ऑरेंज वाले में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो नॉन सर्वाइवल में है उसमें ऑरेंज का परसेंटेज ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऑरेंज का परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है नॉन सर्वाइवल में। सर्वाइवल में आप देखोगे तो कुछ कुछ है, लेकिन ज्यादातर जो परसेंटेज है वो नॉन सर्वाइवल में दिखाई दे रहा है। और जबकि ब्लू वाले देखें तो ब्लू वाले हमें सर्वाइवल वाले पार्ट में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, नॉन सर्वाइवल में हमें ब्लू वाले बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो वी कैन से दैट की सर्वाइवल के चांसेस, अगर आप पैसेंजर क्लास 1 में है तो आपके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर हम पैसेंजर क्लास लोअर है, उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर इज द सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास आप देखोगे कि लगभग दोनों में बराबर बराबर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सेकंड क्लास है तो उसमें इक्वल सर्वाइवल चांसेस हैं, इतना हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल प्लॉट है। आगे अभी हम ईडीए करेंगे तो ईडीए में हम और भी प्लॉट्स देखेंगे कि जैसे हम वायलेंट प्लॉट होता है, जीएन प्लॉट होता है, वो सारी चीजें हम उसमें भी देखेंगे। अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एक लास्ट में जो पैकेज आता है, बोके पैकेज होता है, जैसे बोके होते हैं ना, वैसे ही बोके पैकेज यहाँ पे होता है। तो इस बोके पैकेज में बेसिकली हम इंटरैक्टिव ग्राफ्स को ब्राउजर बेस पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटरैक्टिव ग्राफ के लिए यहाँ पे हम बोके पैकेज को यूज करते हैं। तो इसमें ये पूरा इंपोर्ट किया हुआ है अलग अलग तरीके से, प्लॉटिंग है, लेआउट है, मॉडल्स है, तीनों हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है वो अलग से हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हमने लोड किया, ये सक्सेसफुली लोड हो गया। अभी हमने आप देखोगे अभी यहाँ पे हमने कोई भी डेटा को यूज नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हैं वो हमने यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे डेटा पे यूज करेंगे। तो ये जो फुटबॉलर डेटा है, उस फुटबॉलर डेटा पे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो इम्प्लीमेंट करके लिए हमने अम, हम यहाँ पे इसको लेके आएंगे और इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अम, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारे पास ये इसने डेटा को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्लाइडर भी डाला हुआ है।
अब ये स्लाइडर आप देख सकते हो, स्लाइडर यहाँ पे पोजीशंस के बेस पे डाला हुआ है। तो अगर जैसे हम सेंटर फॉरवर्ड है, राइट बैकवर्ड है, कैम है, देन लेफ्ट बैकवर्ड है, लेफ्ट मिडल है, सेंटर मिड है, राइट मिड है, CDM, जीके, गोलकीपर, देन राइट विंगर। तो सबका अलग अलग डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट होके आ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको एक ही स्क्रीन में सारी चीजें दिखाई दे। ठीक है, तो ये ऊपर जो स्लाइडर है वो स्लाइडर इस चीज का है। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस में आप इसको अलग से देखना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में इसको इसकी मिल जाएंगी आपको। तो जब भी हमें इंटरेक्टिव प्लॉट वगैरह डेवलप करना होता है तो हम इंटरेक्टिव प्लॉट को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अब ज़्यादातर ये जो इंटरेक्टिव प्लॉट है ये आप यहाँ पे कर तो सारी चीज़ें सकते हो, और इसमें आप एट अ ग्लांस बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे डैशबोर्ड वगैरह रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। एक्सप्लोरेशन करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे कोड भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे जुपिटर लैब में जाके और यहाँ पे इसका कोड भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब मोस्टली होता क्या है कि ये यहाँ पे ये सब कोडिंग करना काफ़ी टिपिकल होता है। टिपिकल बिकॉज कि बहुत सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे सेट करने होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लॉट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, प्लॉट की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो विड्थ तब 700 विड्थ एंड 700 हाइट हम यहाँ पे दोनों सेट कर रहे हैं। ठीक है, और वही चीज़ आप यहाँ पे और भी चीज़ें चेंज करके डाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करनी होती हैं। इसमें टूल टिप्स हैं, जैसे नेशनैलिटी वाइज टूल टिप्स आ जाएगा। तो टूल टिप्स में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखो फ्रांस से बिलोंग कर रहा है ये हमेशा। ये इंग्लैंड से बिलोंग कर रहा है। ये जो सबसे ऊपर है ये हमारा स्वीडन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टूल टिप्स पे मीन्स जैसे ही आप कहीं पे किसी पॉइंट पे जाते हो तो उस पॉइंट का जो कंट्री है वो यहाँ पे दिखा दिखा देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नेशनैलिटी की जगह पे कोई और चीज़ रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो। तो सपोज नेशनैलिटी की जगह पे अगर हम यहाँ पे नेम रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे जो हमारा डेटा है, डेटा में हमारे पास क्या है, सपोज नेशनैलिटी है, हम नेशनैलिटी की जगह पे हम नेम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेशनैलिटी की जगह पे हमने नेम डाल दिया। ठीक है, और इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, और इसको भी हमने एग्जीक्यूट कराया। अब हम ये रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। एग्जैक्टली इसने नेम एन कैपिटल होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप नेम का एन कैपिटल नहीं है, नेम का एन कैपिटल है, या क्लब देखते हैं। हम्म, सही तो है।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार इसमें अगर आप बोके को यूज़ करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर इस लेवल के ग्राफ्स के लिए यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं किया, ये पाइथन को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके फिर आपके जो डैशबोर्डिंग टूल्स होते हैं जैसे पावर बीआई है, क्विकसाइट वगैरह है, और उन सारे ग्राफ्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिससे हम बेटर वे में स्लाइसर्स को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इंटरैक्टिव वे में मल्टीपल स्लाइसर्स लगा सकते हैं, तो वहाँ पे हम पावर बीआई वगैरह को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा ये पार्ट खत्म होगा, ये जो इसका